नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 13 है। इसके पहले मैंने 12 पार्ट बनाए हुए हैं, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर के सारे वीडियोस को देखें। दोस्तों अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे या फिर किसी स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही लेता हूँ जिनकी संभावना एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप द फाइनल टच ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए, @ द फाइनल टच टाइप कीजिए तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक दुकानदार 300 रुपये में क्या करता है कि 2 किताबें खरीदता है। ठीक है, वह पहली पुस्तक पे 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी पुस्तक जो है उसको 10% के हानि पे बेचता है। यदि पूरे लेन देन में कोई लाभ या फिर कोई हानि न हो तो पहली पुस्तक का बिक्री मूल्य बताना है। इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ कि एक शॉपकीपर है, वह 300 में दो बुक्स हैं उनको खरीदता है और उसे पहली बुक पे 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और जो सेकंड बुक है उस पर 10% का लॉस होता है। और इस पूरे ट्रांजेक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। तो जो फर्स्ट वाली बुक है उसका सेलिंग प्राइस बताना है, यानी कि बिक्री मूल्य, कितने में बुक बिकी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि जो पहली बुक है उसका कॉस्ट प्राइस CP1 है। ओके, और इस पे इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, तो 20% प्रॉफिट लिख लिया मैंने। ओके, और जो दूसरी बुक है उसका कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ कि है CP2। ओके, और इस पे लॉस होता है यानी हानि होती है, कितने की, 10% की, और ये हानि है तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस में। ठीक है, प्रॉफिट को प्लस में और हानि को माइनस में। ओके, और अल्टीमेटली क्या होता है कि न तो कोई प्रॉफिट और ना ही कोई लॉस। ठीक है, CP1 पे 20% की प्रॉफिट और CP2 पे 10% का लॉस, और कुल मिलाकर के न तो कोई प्रॉफिट और ना ही कोई लॉस, यानी कि बराबर 0। अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये अब कैसे बन जाएगा, CP1 इंटू 20 माइनस CP2 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको पक्षांतर कर दूंगा तो क्या बनेगा, CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 20। ठीक है, यहाँ से इसको इधर लेके गया तो CP इंटू 20 इज इक्वल टू CP इंटू 10 बचा, और फिर CP को इधर से नीचे लेके आ जाऊंगा तो CP1 अपॉन CP2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 20। ये कितना बन जाएगा, 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब CP1 की वैल्यू आ गई 1 यूनिट और CP2 की वैल्यू आ गई 2 यूनिट, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, जो पूरे दोनों बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वह आ जाएगा। तो ये 1 और 2 कितना होगा, 3, और 3 की वैल्यू दी गई है बुक क्वेश्चन में कितना, 300, तो यहाँ पे दिया है 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। यानी एक किताब जो है कितने की है, 100 रुपये की है। कौन सी, पहली वाली। अगर बोलता कि पहले वाली बुक का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बताइए तो 100 रुपये आप बता देते। ठीक है, अगर पूछता कि सेकंड वाली जो बुक है उसका कॉस्ट प्राइस बताइए तो कितना हो जाता, 2 इंटू 100 यानी कि 200 रुपये। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि जो पहली वाली बुक है उसका सेलिंग प्राइस यानी बिक्री मूल्य बताइए, तो पहले वाली बुक को 20% के लाभ पे बेचा गया है। पहले वाली बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, और इसको 20% का प्रॉफिट पे बेचेंगे तो इसका जो है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 100 का 20% कितना होता है, 100, तो 100 में क्या कर दें, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है, तो 100 में हम क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, जो कि क्या होगा, 100 + 20 बराबर 120। ठीक है दोस्तों, इसका जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या हो गया, पहली वाली बुक का 120 हो गया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 120 रुपया। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछता कि सेकंड वाली बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेकंड वाली बुक का कॉस्ट प्राइस कितना निकला है, 200, और इसको बेचा गया है कितने पे, 10% के लॉस पे, तो 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा, तो 200 में से 20 माइनस कर देते तो कितना आ जाता, 180 रुपया। तो 180 रुपया क्या हो जाता, दूसरे वाली बुक का सेलिंग प्राइस। कुछ भी पूछता आप यहाँ से अब निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का है। दोस्तों इसमें बोला है कि एक्स और वाई दो स्टेशन हैं जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन किसी निश्चित समय पर
x से प्रारंभ होती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से y की ओर जाती है। 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन y से प्रारंभ होती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से x की ओर जाती है। तो कितने घंटे बाद x से निकलने वाली ट्रेन y से निकलने वाले ट्रेन से मिलती है? ठीक है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, मैं इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ कि एक्स वाई दो स्टेशन हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है 280 किलोमीटर है। ओके, जो फर्स्ट ट्रेन है वह एक सर्टेन टाइम पे एक्स से स्टार्ट करके चलती है वाई की तरफ। ठीक है, और फर्स्ट वाले ट्रेन का स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर और वाई की ओर जाती है। उसके बाद 2 घंटे के बाद जब फर्स्ट वाली ट्रेन चल देती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो उसके 2 घंटे बाद क्या होता है कि एक ट्रेन, दूसरी ट्रेन है, वो क्या करती है, वाई से चलती है एक्स की ओर और उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और वो एक्स की ओर चलती है। तो कितने देर के बाद एक्स से चलने वाली ट्रेन वाई से चलने वाले ट्रेन से क्या होगी? मिलेगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, ये एक्स है और ये वाई है। ओके, पहले वाली ट्रेन क्या करती है? 2 घंटे पहले चलती है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलती है, यानी पहली ट्रेन क्या करती है? 2 घंटे पहले चलती है और पहले वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी कि 1 घंटे में कितना चलती है? 60 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 120 किलोमीटर। यानी ये टोटल जो 280 किलोमीटर है, ये जो टोटल 280 किलोमीटर है, जो ट्रेन है पहले घंटे में कितना चल देती है? उसका जो है आपका 120 किलोमीटर चल देगी। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 280 माइनस 120, यानी पहली ट्रेन जो है, जो एक्स से वाई की ओर चलती है, वह 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल दी। तो अब कितना डिस्टेंस बच गया उनको कवर करने के लिए? तो बच गया कितना? 0, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, यानी 160 किलोमीटर डिस्टेंस जो है अब बच गया। और अब जो है वो दोनों ट्रेनें यहाँ से ये चल रही है और दूसरी ट्रेन क्या करती है? वाई से एक्स की ओर और पहली ट्रेन एक्स से वाई की ओर अब एक साथ चलना शुरू कर देती हैं। और इनको कितना दूरी तय करना है? तो इनको जो दूरी तय करना है 160 किलोमीटर। ओके, और दोस्तों ये जब भी कोई 2 ट्रेन या फिर 2 मान लो कार है या फिर 2 लोग हैं, है ना, उनका स्पीड मान लो, इसका स्पीड अगर x है और इसका स्पीड y है और ये एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड होता है वह जुड़ जाता है, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। और ये अगर एक ही डायरेक्शन में चलते तो ये x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यानी एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो इनका स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट वाले की जो स्पीड है, जो फर्स्ट वाले का स्पीड है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरे वाले का स्पीड कितना है? दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो इनका टोटल रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी? तो 60 प्लस 20 यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे इनकी सापेक्ष गति हो जाएगी। और इनको दूरी कितना तय करना है? 180 किलोमीटर। ठीक है, तो 160 बटे 80 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, यानी 2 घंटे बाद क्या हो जाएगी? जो ट्रेन एक्स से चली है वह वाई से मिल जाएगी। लेकिन पूछा क्या है इसमें पूछा है कि कितने घंटे बाद एक्स से निकलने वाले ट्रेन वाई से निकलने वाले ट्रेन से मिलेगी। तो ये तो दूरी हुआ यहाँ से, बीच में से। ठीक है, यहाँ से यानी 120 किलोमीटर चलने के बाद, तो वो पहले भी तो 2 घंटे चली थी, तो ये वाली दूरी 2 घंटे और प्लस जो पहले 2 घंटे दूरी चली थी, 2 घंटे में जो डिस्टेंस चली थी उसका जो टाइम है उसको भी हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये वाला जो 2 घंटे है ये कब है? 2 घंटे बाद चलने के बाद, जब दोनों एक साथ चली हैं। लेकिन जो पहले वाली ट्रेन है वह पहले भी तो 2 घंटे चल चुकी है, तो पहले का 2 घंटा और फिर बाद का 2 घंटा, यानी 4 घंटे में क्या होगी? वह ट्रेन मिलेगी दूसरे वाली ट्रेन से, जो वाई से एक्स की ओर आती है उससे मिल जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको बस ये ध्यान देना है कि कब वो लोग एक साथ चल रही हैं, और जब वो चल रही हैं तो उसके कितने देर पहले पहले वाली जो ट्रेन है जो एक्स से चलती है वह कितने देर तक चली है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से 2 घंटे चली है, यानी 120 चल गई, 280 में से 120 चल गई, माइनस कर देंगे तो ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उनको एक साथ तय करना है, यानी उनकी रिलेटिव स्पीड 80 आ जाएगी। वहाँ से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यह आपका बोट एंड स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। इसमें बोला है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहने वाली एक नदी है। ठीक है, उस नदी में
एक मोटर बोट है, धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जाता है और 60 मिनट में वापस प्रारंभिक स्थान पर आ जाता है, तो शांत जल में मोटर बोट की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। मतलब ये कि एक नदी है, उसका पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या होता है, बहता है, और एक नाव है जो क्या करती है, यहाँ अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत जाती है और फिर वहाँ से वापस आ जाती है, यानी डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम भी गई, डाउन स्ट्रीम भी गई, और उसका जो होता है टोटल टाइम कितना लगता है, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे, 1 आवर उसको लगता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। पूछ रहा है कि जब पानी शांत होगा, यानी कि नदी एकदम शांत होगी, उसका पानी नहीं बह रहा होगा, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, किसकी, नाव की। ठीक है, शांत जल में नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। मैंने आपको बताया है कि जब धारा के दिशा में जाती है नाव, तो क्या होता है, स्पीड नाव का प्लस धारा का, दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। और जब धारा के विपरीत दिशा में नाव जाती है, तो क्या होता है, नाव की गति में से धारा की गति जो होती है उसको माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि धारा जो है नाव की गति को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ बोला है डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर, यानी वो नदी में जाएगा और नदी में आएगा, टोटल कुल दूरी कितनी तय करेगा, बराबर दूरी तय करेगा, यानी जाने में जितना दूरी तय किया आने में भी उतना ही दूरी तय करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको नाव की गति हम मान लेते हैं क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटे है, और ये प्रतिकूल जा रहा है यानी कि अपस्ट्रीम जा रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x माइनस 3 किलोमीटर। ओके, और जब उधर से वापस आएगा तो दूरी तो 12 किलोमीटर ही तय करनी है उसको, लेकिन उसकी गति कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 किलोमीटर, और इस प्रोसेस में उसको टाइम कितना लगता है, 1 घंटे, 1 आवर। ठीक है, अब यहाँ से 12 हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 12 लिखूँगा तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, 12 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जो 12 है इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आराम से लिखा जा सकता है, यानी 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/12। अब इसको मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 एक्स प्लस 3, ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1/12। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, 2x, यानी यहाँ पे क्या बचा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, और ये इधर क्या हो जाएगा 24x, और जब इसको हम क्रॉस इधर करेंगे, ये इक्वल के इस साइड लेके आएंगे, राइट साइड लेकर के आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -24, x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 12 दूनी के 24x, तो इधर जाएगा तो -24x, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ ताकि जगह मिल जाए लिखने के लिए। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमें आंसर क्या निकालना, हमें निकालना क्या है, x निकालना है। क्यों, क्योंकि x जो है वह शांत जल में जो मोटर बोट है उसकी क्या है, स्पीड है, गति है। तो ये आपका सिंपल क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या होता है, x इज इक्वल टू, सबने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी की जगह पे क्या है, -24, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 24, है ना, और यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस नहीं लेंगे, है ना, माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, 24 प्लस अंडर रूट, क्योंकि माइनस का साइन कहीं दिया ही नहीं है, तो 24 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, माइनस 4ab माइनस 4ac, ठीक है, होता है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर 576 माइनस 4ac यानी -4 इंटू -9, -4 इंटू -9, तो -4 इंटू -9 कितना हो जाएगा, +36। तो इसको अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ
36 है ना। अब इसको मैं जोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 12 और यहाँ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2a है ना, एक जगह पे 1 है तो सिंपली यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 576 प्लस 36 को जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 6 12 7 3 10 और 1 11 5 और 1 6। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम देखें, अगर मैं इसके डिजिट्स को सम करूंगा तो कितना आएगा, 6 और 1 7 और 2 9, यानी इसका सम 9 आ रहा है। मतलब कि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा, 9 से डिवाइड हो सकता है। देखते हैं ट्राई करके। 9 से अगर लिखेंगे तो 9 9 छके 54 और 7 बचेगा और 9 आठे 72, 9 इंटू 68 आ गया। अब 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 17 इंटू 4 लिखा जा सकता है, 17 चौके 68। ठीक है, तो ये अंडर रूट में जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में जो लिखा हुआ है इसको मैं अल्टीमेटली कितना लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको हटा करके मैं यहाँ लिख सकता हूँ 9 इंटू 17 इंटू 4। ठीक है, 9 इंटू 17 इंटू 4, 612 को हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 9 क्या बन जाएगा 3 और 4 क्या बन जाएगा 2। तो अल्टीमेटली यहाँ x इज इक्वल टू क्या बचा, x इज इक्वल टू जो बचेगा x इज इक्वल टू 24 प्लस 9 का 3 और 4 का 2, 3 दूनी का 6, यानी 6√17/2। अब 2 से इसको अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 12 प्लस 3√17। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 3 बाहर ले लिया ब्रैकेट में, 3 चौक के 12 प्लस रूट का 17। ठीक है, तो 3 इंटू 4 प्लस √17, ऑप्शन हम मैच करें अगर तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 इंटू 4 प्लस √17 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2019 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझाया मैंने इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो जल्दी क्वेश्चन किया आ सकता है ये। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 मिलता है। ठीक है, जब दी गई संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग कितना मिलता है, 102 मिलता है। और जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 मिलता है। ठीक है दोस्तों, पूछा है आपसे कि दी गई n संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि जो टोटल संख्याएं हैं उनका योग कितना है, x है। ठीक है, और उनमें से प्रत्येक संख्या में से कितना घटाया जा रहा है, 2 घटाया जा रहा है। ठीक है, और मान लो कि एक संख्या में से 2 घटाया गया और कुल मिला के n संख्याएं हैं तो कुल x में से कितना घटाया जाएगा, 2n घटाया जाएगा ना। कुल मिला के संख्याओं का योग x है। ठीक है, और उनमें से जब 2 घटाया जा रहा है और कुल संख्याएं कितनी है, n है, तो x में से x है और उसमें से अगर n संख्याएं हैं सब में से 2 घटाया जाएगा तो कुल मिला के कितना बचेगा, x माइनस 2n। ठीक है, एक में से अगर 2 घटाया गया और n संख्याएं हैं तो कुल मिला के कितना माइनस किया जाएगा, 2n माइनस किया जाएगा। तो x माइनस 2n इज इक्वल टू 102 दिया गया है। ठीक है, तो प्राप्त संख्याओं का योग कितना मिलता है, 102। ठीक है, ये कुल मिला के इनका योग था और उस योग में से माइनस 2n घटाया गया तो x माइनस 2n इज इक्वल टू 102 आ गया। अब फिर बोला है कि जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है, ठीक है, तो ये x था, x में से प्रत्येक में से 5 घटाया जाएगा तो कितना माइनस होगा, कुल मिला के 5n माइनस होगा। तो जो योग मिलता है वह मिलता है 12। तो पूछ रहा है कि दी गई n संख्याओं का औसत बताना है। सबसे पहले हम x की वैल्यू n की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको माइनस कर दूंगा, ठीक है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, -2n और -5n, ये क्या हो जाएगा, ये +5n हो जाएगा। और 5 में से 2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 2 में से 2 गया 0, 10 में से 1 गया 9, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। n की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, x से क्या मिलेगा, मुझे सारी संख्याओं का सम मिलेगा। ठीक है, सारी संख्याओं का क्या मिलेगा, योग मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बोला गया है कि दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक में से 2 घटाया गया है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 102 प्लस 2n, है ना, 2 है, n की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो 2 इंटू 30 कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। x इज इक्वल टू कितना हो गया 162, x की वैल्यू आ गई 162।
हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है दी गई संख्याओं का, ठीक है। तो ये सारी संख्याओं का योग आ गया। एवरेज क्या होता है कि सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना आ गया 162, क्यों? क्योंकि हमने माना था कि पदों की संख्याओं पदों का योग कितना है x है, ठीक है, और x की वैल्यू 162 हमने निकाल लिया। और पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30 है, तो यहाँ 30 से डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों डिवाइड करने का मैं तरीका मैं बताता हूँ। देखो इसको जो है ना 30 को 3 इंटू 10 लिख लो, ओके। अब 3 से 162 को डिवाइड करोगे कितने बार में जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 चौके 12, 54/10। अब ये 10 जो है ये ऊपर जाएगा तो क्या क्या कर देगा, इसको 5.4 बना देगा। यानी कि जो संख्याएं हैं n संख्याएं उनका औसत कितना हो जाएगा 5.4, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, जहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वह वह 0 से 90 के बीच में है, तो हमें क्या बताना है, टेन थीटा माइनस टेन टू थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन कॉट टू थीटा प्लस कोसेक थीटा, ओके। तो दोस्तों आपको क्या दिया गया है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। इसको आप अगर जनरल तरीके से सॉल्व करने लगोगे काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस क्वेश्चन का। कोई वैल्यू इसमें पुट करके देख लो, 0, 30, 45, 60, 90, कुछ भी चेक कर लो। अगर आप 90 रखोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर 90 रखोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप नहीं रख सकते। अगर आप 0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको भी नहीं रख सकते आप, यानी 0 और 90 तो खत्म हो गया। अगर 45 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, तो बराबर होगा ही नहीं, तो 45 भी खत्म हो गया। अब बचता है क्या, 30 बचता है, 60 बचता है। तो मैं थीटा की वैल्यू 30 रख के चेक कर लेता हूँ। टेन 30 बराबर क्या होता है 1/√3 प्लस कॉट 30 बराबर क्या हो जाता है √3 इज इक्वल टू 2 इंटू सेक 30 बराबर कितना होगा। देखो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, यानी 4/√3 इज इक्वल टू 4/√3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 30 पे ये वैल्यू क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि जो थीटा का मान है वह क्या है 30 डिग्री ही है। तो इस तरीके से आप रख करके पहले उसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। हमें पता चल चुका है कि जो थीटा की वैल्यू है वह कितनी है 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू जो है वह 30 डिग्री है। अब यहाँ पहले क्या पूछा है tan 2 थीटा, यानी कि tan 2 इंटू 30 यानी tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 माइनस सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 डिवाइडेड बाई कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, देखो ये √3 इंटू √3 3 बनेगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, यानी 1/√3 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2√3 प्लस 1/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिला हमें 1/2√3 प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे 2√3 माइनस 1 2√3 माइनस 1 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 2√3 माइनस 1/2√3 माइनस 1 कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2√3 माइनस 1/2√3 देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 3 12 माइनस 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कितना बन जाएगा 2√3 माइनस 1/12 में से 1 गया 11, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2√3 माइनस 1/11, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2√3 - 1/11। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आपके सजेशंस हो, जो भी सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हम उन चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपके हेल्प की ज़रूरत है, चैनल को बढ़ाइए, चैनल को ग्रो कीजिए, ताकि हम और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।